बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, मेरे पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद जमातें क्या खूब जमहूरियत दिखाती हैं। दावे हर जमात के हैं कि जमहूरियत आमरीयत से हर हाल में बेहतर है। हकीकत देखें तो इंसान खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जमहूरियत की तारीफ गलत तो नहीं। कहीं आइन को रीराइट किया जाता है तो कहीं जाती मफादात की खातिर गैर आइनी इक़दामात किए जाते हैं। ऐसा ही हाल आजकल मेरे वतन अजीज की जमहूरी जमातों का है। हुक्मरान जमात कहती है मखसूस नशिस्तें हमें मिलने चाहिए, इसलिए पार्लियामान का खूब इस्तेमाल भी किया गया, बिल पेश हुआ और मंजूर भी कर लिया गया। अपोजिशन जमात ने भी क्या भरपूर अंदाज में एहतजाज किया और पार्लियामान से मंजूर होने वाले बिल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। हम बात कर रहे हैं यहां पर हालिया मखसूस नशिस्तों के मामले पर। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस ले। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया था। बेंच में शामिल 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाते हुए पीटीआई को मखसूस नशिस्तों की हकदार करार दिया था। अब कल कानून साजी भी हुई और इसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देने का कहा और इसी सारे मामले को आसान करने के लिए हम आज इसे मौजूद बहस बनाएंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने कीमती वक्त दिया। सर, किस तरह से देखते हैं ये दावे किए जाते हैं जमहूरियत के हवाले से, लेकिन जमहूरियत बज़ाहिर नजर नहीं आ रही है? लेकिन जी, जमहूरियत में पार्लियामान बालादस्त होती है। कानून बनाना पार्लियामान का अख्तियार है, आइन बनाना पार्लियामान का अख्तियार है। अदलिया ना कोई कानून बना सकती है ना आइन बना सकती है। जो अख्तियार जमहूरियत में पार्लियामान के पास है वो अदलिया इस्तेमाल नहीं कर सकती। अदलिया ने पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक फैसले करने हैं। अगर मुल्क में जमहूरियत है तो फिर पार्लियामान की बालादस्ती कबूल करनी होगी, और अगर जमहूरियत नहीं है तो फिर आप पार्लियामान को ज़ेरदस्त कर लें। तो अगर पार्लियामान कोई कानून बनाती है तो ये पार्लियामान का अख्तियार है, और उस अख्तियार को अगर पार्लियामान इस्तेमाल करे तो हम क्या कहें कि जमहूरियत में पार्लियामान को कानून बनाने का अख्तियार नहीं, उनको अख्तियार है। अच्छा मुजम्मिल साहब, इसमें जो है अदालत की जानिब से फैसला दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया। 8 जजेस का फैसला, 2 का इख्तिलाफी नोट भी था, तो अब उसके भी जो है वो उसको कलअदम करार के हवाले से दोबारा से दरखास्त दायर कर दी गई है। लेकिन वो तो नजरसानी की दरखास्त है ना, और नजरसानी एक कानूनी ऑप्शन है। अदालत ने नजरसानी की दरखास्त नहीं सुनी क्योंकि जजेस ने अभी तक तफसीली फैसला ही नहीं दिया है, और फिर जज छुट्टी पे चले गए। अगर पाकिस्तान की अदलिया गर्मियों की छुट्टियां करती है 1-1.5 माह की, तो ये जरूरी तो नहीं कि बाकी तमाम इदारे भी 1-1.5 माह के लिए बंद हो जाएंगे और मुल्क पूरा बंद हो जाएगा। पार्लियामान ने छुट्टियां नहीं की, पार्लियामान ने छुट्टियों में काम किया है गर्मियों में। अदलिया गर्मियों की जजेस गर्मियों की छुट्टियों पर चले गए, उन्होंने ना तफसीली फैसला जारी किया ना नजरसानी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। तो अब अगर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस गर्मियों की छुट्टियां मनाने चले जाएं तो हम क्या कहें, पार्लियामान भी बंद हो जाए, सब इदारे बंद हो जाए क्योंकि जज छुट्टियां मनाने चले गए हैं। अच्छा सोहरवर्दी साहब, इसमें एक चीज काबिले गौर है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए या अवाम के लिए इतनी जल्दी में, इतनी उजलत में कानून साजी नहीं की जाती, और जहां पे ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है इसके लिए जो है वो फौरन से ये स्टेप लिया जाता है। तो क्या, किस तरह से देखते हैं, क्या नुक्ता नजर होगा? देखिए, पार्लियामान एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, वहाँ से अवाम के रिलीफ के प्लान भी है और पॉलिटिकल जरूरत के तहत भी कानून साजी होती है। तो अब हम कोई पाबंदी तो नहीं लगा सकते पार्लियामान पर कि आप ये कानून साजी करेंगे और ये नहीं करेंगे। अब जहाँ तक आपने ये बात की है कि अदालती फैसला है, तो हमने माजी में बहुत मिसालें देखी हैं कि जब पार्लियामान ने अपनी कानून साजी से अदालती फैसलों को खत्म किया है। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ कि नवाज शरीफ की को ताहयात नाहल अदालती फैसले से किया गया था, और अदालत ने फैसला दिया था कि नवाज शरीफ ताहयात नाहल है।
उसके बाद पार्लियामान ने कानून बना दिया कि नाअहली सिर्फ 5 साल की है, लिहाजा नवाज शरीफ वापस अहल हो गए और अदालती फैसला खत्म हो गया। हालांकि अदालती फैसला मौजूद था हयात नाअहली का। तो ये बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जब पार्लियामान ने कानून बनाकर अदालती फैसले को खत्म किया है, और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है क्योंकि कानून ने जन्म लेना है पार्लियामान से, तो और अदलिया ने उस कानून पर अमल करना है। तो इसलिए मैं इस हवाले से तो कोई भाव मौजूद ही नहीं है। अच्छा सर, इसमें जिस तरह से अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है पीटीआई का, तो ये पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है या फिर ये कानून की जरूरत थी, इस वक्त इस बिल की जरूरत थी मंजूरी की? देखिए, पार्लियामान ये समझती है कि आइन में लिखा हुआ है कि एमएनए ने 3 दिन के अंदर अपनी वफादारी का फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने वो मुद्दत बढ़ाकर 3 दिन से 15 दिन कर दी। पार्लियामान ये समझती है कि ये इख्तियार अदलिया का नहीं है कि वो आइन में कोई चीज आगे पीछे कर सके, वो 3 दिन को 15 दिन नहीं कर सकते, लिहाजा पार्लियामान ने दोबारा इस हवाले से कानून बना दिया। अब क्या पाकिस्तान में आइन में तरमीम अदलिया कर सकती है? कोई री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है अदलिया की जानिब से? नहीं हो सकता। अगर कोई फैसला जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा तो फिर पार्लियामान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना अगर पार्लियामान भी अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो अदलिया तो रोज नया आइन लिखना शुरू कर देगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, इसमें कुछ चीजें तो वाजे हो रही हैं, जिस तरह से बानी तहरीक इंसाफ की सजा का मामला था और इसी से रेलेवेंट जो है वो एक बच्चे ने सजा के लिए अपील की कि वहां पे 14-15 केसेस पे जो है वो आप रिलीफ दे सकते हैं, जमानत दे सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं दे सकते? तो ये री राइट तो हो रहे हैं कवानीन जो है। जमानत देने की कोई ममानियत तो नहीं है। अदालतें जमानत का अख्तियार जो है वो इस्तेमाल करती हैं। केसेस की नोयत भी होनी चाहिए। लिखा हुआ कि 14 मुकदमात में जमानत नहीं हो सकती। केसेस की नोयत भी होनी चाहिए ना? बेशक होनी चाहिए, लेकिन जमानत देना जज का अख्तियार है। जो इमरान खान साहब को जमानत, हाँ ये जरूर हम कहते हैं कि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ यकसा निजाम इंसाफ पर कायम है। यहाँ अमीर को गरीब पर कोई तरजीह नहीं, मकबूल को गैर मकबूल पर कोई तरजीह नहीं। अगर इमरान खान साहब को जमानतें मिल रही हैं और पाकिस्तान के आम शहरी को नहीं मिल रही तो ये ज्यादती है। यहाँ अदालतें सबको जमानतें दें या इमरान खान को भी ना दें। कमरे जो हैं वो बड़े दिए जाएं, एसी दिए जाएं या फिर वो बेडरूम दिए जाएं, सब कैदियों को दिए जाएं। तमाम तर कैदियों को फिर ये देना चाहिए। सब कैदियों को एक्सरसाइज मशीन और फ्रिज दी जाए। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि आज भी नैब कोर्ट में हूँ, 30वीं पेशी है, 4 साल से जायद जो ये मुकदमा चल चुका है और उन्होंने कहा कि गवाह भी नहीं आते हैं, ना केस आगे बढ़ रहा है और वो लोग जो केस करने वाले हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस तरह के मामलात रहेंगे तो फिर कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? जी, अदलिया को वो केस खत्म करना चाहिए। देखें, केस खत्म तो अदालत ने करना है ना, और मैं समझता हूँ कि उनको गिला अदालत से करना चाहिए। उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या उन्हें एहतसाब अदालत के जज से गिला करना चाहिए जो केस को खत्म नहीं कर रहा। और यही हमारा सवाल है कि अदलिया केसों को साल साल लटकाती है। जिनका वो फैसला ना करना चाहिए और जिनका करना चाहिए उनके लिए रात को अदालतें खोल देती है। एक जैसा जो है वो निजाम नहीं है और एक जैसा निजाम होना चाहिए केसेस के फैसलों के हवाले से भी। अच्छा सर, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, आईपीपीज वाला मामला काफी जो है वो ज़ेरे गर्दिश है, तो क्या आईपीपीज किसी से जबरदस्ती ये प्लांट जो था उनके साथ ये करवाए गए थे या फिर इसमें खुद से इसमें रियासत में इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स शामिल थे इसमें? देखिए, एक मुआहिदा एक वक्त आपके मुफाद में होता है और एक वक्त आपके मुफाद में नहीं होता। जब आईपीएस के मुआहिदे हुए तब $78 का था, आज $278 का है। $100 का था, आज $278 का है। तो वक्त के साथ बदलने से जो डिवैल्यूएशन है उसने इन मुआहिदों को अनवायबल कर दिया है। हमें ये बात तो समझनी पड़ेगी कि जिस तेजी से रुपए की कदर गिरी है उसने इन मुआहिदों को
खराब किया है। लेकिन 2020 में ये सारे मुआहदे रीशेड्यूल हुए हैं इमरान खान के दौर में, और उमर अयूब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि हमने तमाम IPP से दोबारा डील कर ली है, और वो मेरे ख्याल में गलत डील हुई है। और वहां पर देखे ना, आपने नदीम बाबर को मिनिस्टर पावर बनाया हुआ था, जिसकी अपनी IPP थी, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि उनकी IPPs ने सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट ली है और आपने उन्हीं को मिनिस्टर पावर बनाया हुआ था। रजाक दाऊद साहब हुकूमत में बैठे हुए थे, उनकी IPP थी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत गलत हुआ है, और जिसकी वजह से। ठीक है मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मुजम्मिल सोहरवर्दी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से जो है वो नुक्ता नज़र उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लिमान जो है वो डेफिनेटली कानून जो है उसको कर सकता है, अक्सरियत के साथ मंजूर अगर कर रहा है तो वो ज़रूरत है उसकी। और मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने बात की कि पार्लिमान ये समझता है कि 3 दिन होने चाहिए किसी भी जो है वो अरकान के पास या अरकान के पास, कि वो अपनी पार्टी को जो है वो वाजे कर सके, अपनी पार्टी शमूलियत इख्तियार कर सके। लेकिन जब अदालत में फैसला गया, वहां से उन्होंने इसको 3 दिन से बढ़ा के 15 दिन में कर दिया, तो अब उस पे उन्होंने कानून साजी की, और उसको वो समझते हैं कि 3 दिन में है तो पार्लियामेंट ने अगर बिल मंजूर हो चुका तो वो फिर पार्लियामेंट के मुताबिक चलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, वो यकसा जो है वो कहा जाता है, और उसी के मुताबिक अगर किसी को बेडरूम दिया जाता है, अगर किसी को कपड़े प्रेस करने के लिए फ्राई पैन दिया जाता है, तो वो फिर सबको मिलना चाहिए। अगर किसी को कूलर दिया जाता है तो वो सबको मिलना चाहिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह से बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस ले, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया था, और बेंच में शामिल 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया था, और ये नशिस्तों की हकदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया था। रजा साहब, क्या समझते हैं? सर, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सर, ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो ये सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हुकूमत वक्त चाहती है कि हमारे पास ही रहें, और जो अपोजिशन जमात है वो चाहती है कि ये हमारा हक है और हमें मिल जाए। ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अवाम जो है वो दूसरी जानब दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे सियासी जमातें, जमहूरियत की दावेदार जो हैं, वो आपस में झगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, 3 से 4 मुख्तलिफ पहलू हैं इस पूरे मामले को देखने के। एक तो इसका सियासी पहलू है, जो कि आपके सवाल का हिस्सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनको नशिस्तें मिल जाएं, जबकि हुकूमत वक्त चाहती है कि नशिस्तें उनको ना मिले। ये तो हो गया सियासी पहलू इसका। अच्छा, एक इसका आईनी और कानूनी पहलू है, और वो आईनी और कानूनी पहलू जो है, उसमें आईनी पहलू का ताल्लुक पार्लियामेंट से है, पार्लियामेंट की कानून साजी से है, और पार्लियामेंट में जो प्रिवेलिंग या पार्लियामेंट की तरफ से जो हालिया मंजूर शुदा कानून है, तो इलेक्शन एक्ट 2017 के नाम से हम जानते हैं, तो ये अक्टूबर 2017 में ये एक्ट मौजूदा एक्ट नाफिज हुआ था। उसके बाद इसमें एक तरमीम हुई 2023 में, और अभी सेकेंड अमेंडमेंट है इसके अंदर जो हालिया मंजूर हुई है। अच्छा, इस अमेंडमेंट की अगर डायनामिक्स को आप देखें तो इसमें उन्होंने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, और जिस फैसले के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का एक फैसला सामने आया, तो उसमें जो लूप होल थे, उन लूप होल्स को इसमें एड्रेस कर दिया गया है। और लूप होल्स से मुराद ये होती है कि ज़ाहिर अदालत का काम होता है कानून का जायजा लेकर कानून की रोशनी में फैसला करना। अगर कानून में कोई लूप होल है जिसकी बुनियाद पर एक फैसला होता है, और पार्लियामेंट अगर उस लूप होल को अपनी लेजिस्लेशन के जरिए से कवर कर दे, या उस लूप होल को अपनी लेजिस्लेशन के जरिए से एड्रेस कर दे, तो फिर यकीनन ये सारी सूरत हाल, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, चली जाती है सारी सूरत हाल। तो अभी जो लेजिस्लेशन हुई है, कौमी असेंबली और सेनेट दोनों ने उसको मरहलावार अप्रूव कर दिया है। इसके बाद अब सूरत हाल, यानी जो लेटेस्ट प्रिवेलेंट सिचुएशन है आईन और कानून के मुताबिक, वो ये है कि इलेक्शन एक्ट में
अमेंडमेंट हो चुकी है और वो सेकंड अमेंडमेंट रास्ता रोकती है इम्प्लीमेंटेशन का सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का कि जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वैसे सियासी जमात जिनकी मौजूदगी पार्लियामेंट में एंडोर्स की गई 12 जुलाई का जो फैसला दिया गया था। जी 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 जी, और जिसमें उनके लिए मखसूस नशिस्तों की फराहमी का हुक्म दिया गया था, वो पूरा का पूरा फैसला जो है वो जिस बुनियाद पर खड़ा था वो बुनियाद तब्दील हो गई। वो बुनियाद या ये कह लीजिए कि आइन और कानून में जो लूप होल था उस लूप होल को लेजिस्लेशन के जरिए से हुक्मरान इत्तेहाद ने कवर किया है। तो अब सिचुएशन हो गई चेंज और इस सिचुएशन में अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उम्मीदों का जो मरकज है और महवर है वो एक दफा फिर आला अदालतें ही वो आला अदालतों में इस लेजिस्लेशन को इस अंदाज से चैलेंज करने का इस्तेहकाक उनका है कि वो आला अदालतों में जाके साबित करें इस बात को कि ये जो कानून में अमेंडमेंट हुई है या जो चेंज आया है इलेक्शन एक्ट के अंदर वो मेलाफाइडी है और उसका मकसद जो है वो उनकी जमात के लिए जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से फराहम किया गया था उसको नल एंड वॉइड किया जाए। ये इस पर्पस के लिए हुआ है। तो अगर ये पर्पस वो अपना एस्टेब्लिश कर देते हैं नंबर 1 और साथ साथ वो उनको ये भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के पास इस किस्म की अमेंडमेंट करने का इस वक्त जवाब नहीं है तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट कोई उनके फेवर में किसी किस्म का फैसला दे सकती है। लेकिन ये बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड मामला है। इसके ऊपर राय सियासी तौर पर यकीनन लोगों की राय है। इसमें जो लोग तहरीक-ए-इंसाफ के हामी हैं वो इस सारे मामले को इस तरह से देखते हैं कि जी तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ मिल रहा था और उस रिलीफ को रोकने के लिए कानून साजी हो गई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस कानून साजी को नल एंड वॉइड कर देगी। जबकि दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं यानी हुकूमत वक्त और इत्तेहादी जो जमातें हैं वो इसको दूसरे एंगल से देखते हैं और उनका एंगल ये है कि पार्लियामेंट कानून साजी का सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट के पास ये इस्तेहकाक है कि वो जब चाहे जो मुनासिब कानून साजी कर सकते हैं। तो अच्छा रजा साहब, जी आप पूछिए। अच्छा रजा साहब, इसमें एक चीज जो है ये काबिले गौर है कि इस तरह से इतनी उजलत में कानून साजी और इतनी तेजियां ये हुकूमत वक्त अपनी इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो करती हुई दिखा देती है, लेकिन यही कानून साजी कोई आवाम के लिए किसी किस्म की होती हुई दिखाई नहीं देती कि इस किस्म से तेजी से कोई आवाम के लिए कोई कानून साजी हो जाए। जी जी, बहुत आपका रेलेवेंट सवाल है ये। और देखिए जिस रफ्तार से या जिस स्पीड से या जिस टाइम फ्रेम के अंदर ये कानून साजी हुई है तो इसको आम अंग्रेजी जबान में आप कह सकते हैं कि फायर फाइटिंग हुई है। यानी हुकूमत ने फायर फाइटिंग का मुजाहरा किया है और फायर फाइटिंग का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर आग लगी हुई है तो आप तमाम तरजीहात आपकी जो होती हैं वो मुअत्तल हो जाती हैं और पहली तरजीह हो जाती है कि उस बड़ी सी आग उस आग को फैलने से बचाया जाए और उस आग को सप्रेस कर दिया जाए। फायर फाइटिंग का ये मतलब होता है। तो बज़ाहिर बल्कि वाज़ेह तौर पर हुकूमत ने जो इस वक्त ये कानून साजी की है इसको आप एक फायर फाइटिंग का अमल ही कह सकते हैं। यानी हुकूमत के लिए ये सारा मामला ऐसा ही था कि जैसे कोई आग लग गई है या लगने वाली है और उन्होंने उस आग को बुझाने के बंदोबस्त में कानून साजी कर दी। अवाम बिलाशुबा, मीडिया बिलाशुबा ये सवाल उठाने में आप बजाने गए कि क्या अवाम मफाद आमा के लिए भी हुकूमत वक्त इतनी ही मौसर है, क्या मफाद आमा के लिए भी हुकूमत इतनी ही तेज रफ्तारी से और इतनी फुर्ती से कानून साजी कर रही है नहीं कर रही है। ये एक डिबेटेबल बात है, इस पर सवाल उठ सकता है और सवाल उठ रहा है और इसके ऊपर बात हो रही है क्योंकि जो पब्लिक इस वक्त है उसके लिए ये बात शायद इतनी अहम नहीं है कि मखसूस नशिस्तें किसको मिल रही हैं। पब्लिक के लिए इस वक्त आम बात यह है कि बिजली का बिल जो है वो गैर मामूली तौर पर ज्यादा आ रहा है और महंगाई जो है वो दम घोट रही है। तो लोगों के लिए अगर एक आम आदमी से आप उसके घर के बाहर जाके या घर के अंदर जाके बात करें और उससे पूछें कि आपके लिए इस वक्त बड़ा मसला क्या है तो वो अपने बिजली के बिल का ही आपसे जिक्र करेगा और वो हो सकता है उसकी ओपिनियन हो इस बारे में कि मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप उससे खुद पूछेंगे कि आपको पहले किस मसले का हल चाहिए तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट या पहला सवाल जो आपसे करेगा वो आप अपने बिजली के बिल की शिकायत ही करेगा आपसे कि बिजली का बिल और महंगाई जो है और बेरोजगारी जो है और जो माशी अबतरी है उसको कंट्रोल होना चाहिए। ये एक आम शहरी का ही मुतालबा के तौर पर सामने आएगा, आना चाहिए भी। जी
अच्छा रजा साहब, दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो किसी भी वक्त हो सकते हैं, रोक सको तो रोक लो, उम्मीद है अदालतों से रिलीफ मिलेगा, जितनी भी कोशिश कर लें कामयाब नहीं होंगे, हमारी सीटें वापस मिलेंगी। तो ये इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, ये कहीं इनर वे में कोई बैकडोर कुछ चल रहा है या बस ये सियासी बयान है? देखिए, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और बात यह है कि पाकिस्तान में आईनी तौर पर पार्लिमानी जमहूरियत नाफिज है और पार्लिमानी जमहूरियत का जो टाइम फ्रेम है वो हर 5 साल के बाद इलेक्शंस का है। यानी 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शंस के नतीजे में फिर जो भी जिसकी जितनी भी सीटें होती हैं उसके हिसाब से पार्लियामान में हुकूमत साजी होती है। वो एक जमात भी हो सकती है, वो 2, 3, 4, 5 जमातें मिलकर भी कर सकती हैं। आइन और कानून में हर 5 साल के बाद इलेक्शन है। एक मुंतखब असेंबली जो है वो 5 साल पूरे करना उसकी आईनी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे तमाम अवामिल और ऐसे तमाम अफराद और ऐसे तमाम मुहर्रिकात के जो पार्लियामान की 5 साल की मुद्दत के ऊपर सवालिया निशान रखें, उनका मकसद शायद लोगों को इंतशार की तरफ आमादा करना है, डिस्टेबलाइज करने की बात है। आप एक गाड़ी खरीदते हैं और उस गाड़ी को, नई गाड़ी आप खरीदते हैं तो आपको कम से कम ये पता होता है कि ये गाड़ी अगले 5 साल तक या अगले 10 साल तक जो है ये आपके लिए कारामद होगी। तो ऐसे में अगर आप गाड़ी खरीद के लाएं और दूसरे महीने से ही घर में ये बातें शुरू हो जाएं कि ये गाड़ी किसी वक्त भी खराब हो जाएगी या ये गाड़ी टूट जाएगी, तो आपका ज़हनी सुकून खत्म हो जाएगा, आपके घर की मैशत खराब हो जाएगी, आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा। तो इसको इस नज़र से देखें, इस मिसाल की नज़र से देखें कि अगर अपोजिशन का कोई लीडर या मीडिया में बैठे हुए लोग या वीलॉग करने वाले लोग सुबह शाम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि आप मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, आप मुल्क की मैशत को बहाल होने से रोक रहे हैं। जब तक आपका मनपसंद आदमी वजीर आजम हाउस में नहीं जाता उस वक्त तक आप मुल्क की जड़ें हिला रहे हैं, उस वक्त तक आप मुल्क को जल्जले की कैफियत में रखना चाहते हैं। तो ये अगर किसी की पॉलिटिकल चॉइस है तो मेरा ख्याल है कि मेरा और आपका ये फर्ज है कि हम आवाम के सामने इसको स्पष्ट भी रखें कि अनसर्टेनिटी जो है वो किसको फायदा दे रही है और किसको नुकसान दे रही है। आवाम को गैर यकीनी से फायदा होता है या आवाम को इस्तेहकाम से फायदा होता है, ये बात आवाम के सामने रखना जरूरी है, ये बात आवाम को समझना जरूरी है। ठीक है रजा सैयद, पसंद और नापसंद हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उस पर कोई कदगन नहीं है, पसंद और नापसंद अपनी हो सकती है। ठीक है रजा सैयद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सीनियर तज्जियाकार रजा सैयद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये तमाम तौर सूरत हाल है जिसपे वही एक जो है वो सियासी पहलू भी सामने आता है और दूसरी तरफ कानूनी पहलू भी सामने आता है। सियासी पहलू के मुताबिक तो दोनों सियासी जमातें या इत्तेहाद में हुकूमत में जो मौजूद जमातें हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जाता है या एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ये मखसूस नशिस्तें सिर्फ हमारे लिए हैं, लेकिन उसके मुतरादिफ दूसरी साइड पे अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। लेकिन कानूनी पहलू क्या है? कानून के मुताबिक पार्लियामान जो है वो इसमें कानून साजी कर सकता है और उसमें ये जवाज भी दिया जा सकता है कि कानून साजी की इस वक्त जरूरत थी तो इस वजह से कानून साजी कर ली गई। लेकिन सवालिया निशान ये है कि कानून साजी जो है वो अपने मफादात की खातिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपने पार्लिमानी जो अराकीन है उनको बढ़ाने के लिए तो की जा सकती है, लेकिन अवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए या अवामी मफादात के लिए या फलाह आम के लिए किसी भी किस्म की कानून साजी इतनी तेजी से क्यों नहीं की जाती? अब यह कह दिया जाता है कि हम मजबूर हैं किसी गैर मुल्की इदारे की वजह से, या मजबूर हैं हम किसी बाउंड्रीज की वजह से, या मजबूर हैं हम पुराने मुआहदों की वजह से। नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है। हमारे साथ शाहिद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, मखसूस नशिस्तों वाला मामला सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक जमात दावेदार है कि ये मखसूस नशिस्तें हमारी हैं, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है 12 जुलाई वाला वो सामने आता है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अभी कुछ ही घंटे पहले अता तारड़ साहब जो तर्जमान हैं इस हुकूमत के और वज़ीर इत्तलात और नशियात हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं
उनकी बातें बड़ी रेलेवेंट हैं, उनमें कोई हिडन चीजें नहीं है और बड़ी ओपन बातें कर रहे हैं। अब 8 हमारे जो जज मोहतरम साहिबान अपना फैसला सुना के चले गए और उन्होंने तफसीली फैसला नहीं लिखा, शॉर्ट ऑर्डर दिया गया। आप इसमें देखिएगा ना कहीं तो प्रॉब्लम है कि जिन्होंने पीटीआई को डिवोट कर दी, मैं आज लफ्ज बोल रहा हूं, डिवोट कर दी ये सीट्स, जबकि उन्होंने उसको अप्लाई भी नहीं किया हुआ था। ठीक हो गया जी। और वो जज जो इनको जिन्होंने डिक्लाइनिंग की उनसे, उनका तफसीली फैसला आ गया। तो अब ये पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी की बातें तो चल रही हैं सारे मीडिया पे, लेकिन इसका लबे मैं आपको ये बता दूं कि अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि पार्लियामान ने जो डिसीजन किया है वही एग्जीक्यूशन पे जाएगा। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। ऐसे फैसले पहले भी हुए थे इलेक्शन में, परवेज लाई साहब के दौर में, आपने हमजा साहब के दौर में, आपको याद है ना। फिर 6 माह का एडिशन हुआ कि केयर टेकर गवर्नमेंट 3 माह के लिए आएंगी, लेकिन उन्होंने 1 साल गुजारा और फिर जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने 6 माह गुजारे। तो ये सारा पार्लियामेंट के थ्रू हो रहा था ना। हमारी जुडिशरी तो जो कुछ डिसीजन दे रही थी। सर वो बड़ी साहब यहाँ पे वो रात रिलेट करना चाहूंगा। उस रात जो है वो किया गया था कोई अदालत से रुजू, जिस रात को अदालतें भी खुल गई थी और रोलिंग जो थी उसको भी रिवर्स कर दिया गया था। उस वक्त भी तो इंटरफेरेंस थी। नहीं, बिल्कुल ये इंटरफेरेंस होगी नहीं होगी। आपको पता है कि अतर मिनल्ला साहब ने, अब तो हमारे जजेस जो हैं वो स्पीचेस करते हैं और वो अपने जो है अपने आइडियाज को या अपने साथ आप बेटियों को या अपने जो उनके डिसीजंस होते हैं उनको पब्लिकली वो डिबेट में लेके आ रहे होते हैं। और ये जजेस कर रहे हैं, ये कोई वकील आप या मैं नहीं करते, ये जजेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है इसमें 3 डायकॉटमीज हैं। 3 किस्म के स्टेक होल्डर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कन्ना हो, चाहे वो एग्जीक्यूटर हो जिसको हम ये कहते हैं, हमारे पार्लियामेंट हो, और एक तरफ जो है ना हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। तो ये गेम बड़ी खराब है। तीनों एक पेज पे आ जाएं। एक पेज पे आने का मतलब ये है कि कानून की हुक्मरानी हो और आइन की पासदारी हो, कोई भी इदारा अपनी लिमिट से ऊपर ना जाए। अब ये कौन फैसला करेगा कि 200 के एमएनएस, 200 एमएनएस और हुकूमत वक्त और हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स वो जो बात कह रहे हैं, जो अपोजिशन और जुडिशरी जो बात कर रही है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हमारी अपोजिशन को भले मैं कहता हूँ 150 सीट्स मिल गई हूँ, बकौल आपके जी फटा पड़ा हुआ है, उनको 150 सीट्स भी दे दी जाएं, उनके 3 करोड़ के वोट भी गिन लिए जाएं। अगर बकौल 3 करोड़ उनको वोट डला है तो उनके अपोजिशन में यानी नून लीग और इत्तेहादी कंपनी को, जिसको हम PDM2 कहते हैं, इन सारी जो कंपनीज हैं या पार्टीज, मैं उनको कंपनी कह के बुलाता हूँ, इनको भी 3-3.5 करोड़ वोट डलाना, उनसे कुछ ज्यादा ही डला है अपोजिशन में। तो इसका फैसला क्या होना चाहिए? क्या हम सारे मिलके इसको, हम पहले श्रीलंका के आइडेंटिकल कह रहे थे, तो अब हम इसको बांग्लादेश के आइडेंटिकल बात करेंगे? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए। 7 करोड़ के करीब हमारी यूथ जो है वो जॉबलेस है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस पिछले 10 सालों से चल रहा है। तो इसका सलूशन वाइड है कि सारे मिलजुल के बैठ के इसका हल निकालें। ये जब से पीटीआई इक़्तिदार में आई है या अपोजिशन में आई है। बड़ी साहब हल बेशक निकलना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन रखना कि माजी के तमाम तर मामलात को भूल जाएं, माजी के तमाम तर केसेस को खत्म कर दिया जाए, माजी की तमाम चोरियों को, करप्ट लोगों को माफ कर दिया जाए, ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को बैठ के डिस्कशन जरूर करनी चाहिए। नहीं, अकाउंटेबिलिटी से कौन मना कर रहा है? क्या सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नून लीग की होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए, या जो पीटीआई के अंदर भी अकाउंटेबल लोग हैं सबकी होनी चाहिए? जहांगीर खान तरीन साहब का जो है, उन्होंने मौजूदा पार्टी सेटअप के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको किया। अलीम खान साहब भी नाराज हो गए, वो भी अलहदा हो गए। हाँ, उस्मान बुजदार साहब की भी होनी चाहिए। हाँ, वो देखे ना, वो आम खाते फिरते मीडिया पे नजर आते हैं। यानी उस्मान बुजदार
the main corrupt person and or accountable for all the means of PTI regime in Punjab. अब जो चीफ एग्जेक्टिव था, यहाँ पे हम उठाते हैं तो परवेज भाई को अंदर कर देते हैं, या हम उठाते हैं तो शहबाज शरीफ को अंदर कर देते हैं, या हम उठाते हैं तो हमजा को अंदर कर देते हैं। और जिसने 3.5 पौने 4 साल यहाँ पे पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क करने का जो चीफ एग्जेक्टिव था, उसके बारे में कोई डिसीजन, ना अदालतें कोई एक्शन लेती है, ना पार्लियामेंट। 18.5 साल वालों को भी देखना चाहिए। 18.5 साल पंजाब में गवर्नमेंट की पाकिस्तान मुस्लिम लीग आवाज ने। बट्टी बेटे, ये सबको देखना चाहिए। इसमें टाइमिंग की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी ने 2 साल किया, किसी ने 5 साल किया, ठीक है ना। जिसने जितना हिस्सा डाला है वो सारे अकाउंटेबल होने चाहिए। आज अगर उसकी सर्जरी हो जाए तो हो सकता है कि वो इमरान खान के हक में बेहतर हो जाए, अगर बुजदार आ जाए, ठीक है। और अगर उसमें प्रेशर होगा तो फिर लाइन और चली जाएगी। लेकिन हर बंदा अकाउंटेबल है। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई का चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं है। और मैं तो परवेज लाई साहब के बारे में कह रहा हूँ, जिन्होंने 3 महीने हुकूमत की वो अकाउंटेबल है, और जिसने 3.25 साल की वो अकाउंटेबल नहीं है। अच्छा बड़ी साहब एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। शाहिद इकबाल भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और मखसूस नशिस्तों के हवाले से और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात जारी है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद इकबाल भट्टी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत जारी है जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो मुश्तरका तौर पर इस मुल्क की मफाद की खातिर सोचना चाहिए और पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज करना चाहिए। जी भट्टी साहब कंटिन्यू करिएगा। जी हम इसको समअप करते हैं। आपने मखसूस नशिस्तें जो हैं ये ना तो नून लीग को जानी चाहिए, ना पीपल्स पार्टी का, और या जो पार्लियामेंट में 45 और 47 की। सर हम ले लेते हैं। मैं कहता हूं इसको न्यूट्रल, इसको इन सीट्स को जो है ना वो इसको न्यूट्रल कर देना चाहिए। अच्छा बड़ी साहब मैंने कहा कि अगर किसी को नहीं देनी चाहिए फिर हम आप बांट लेते हैं। ये नहीं यार, ये बांटने वाली चीज थोड़ा ही सर बांटी जा रही है ना। नहीं वही मैं देखे ना, पीटीआई भी बांटना चाह रही है जो डिजर्व नहीं करते। अच्छा, जिन पे 47 के इल्जाम आते हैं वो भी खींचना चाहते हैं। तो इसका मतलब है पार्टियों ने जो पैसे खाए हुए हैं अपने लोगों से टिकटों के नाम पे, जो डोनेशंस ली हुई हैं, ये वो प्रेशर है कि सारे उन सीट्स के पीछे पड़े हुए। तो लिहाजा वो सीट्स, ये मैं आपको अंदर की ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये अरबों रुपया, अगर 80 सीट्स हैं और एक सीट 10 करोड़ की बिक रही है, तो आप 80 को जो है ना 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी बड़ी रकम शामिल होगी। ये मेरी एजम्पशन है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये डोनेशंस होते ही हैं। आपको पता है ये अखराजात होते हैं। तो ये अखराजात कह लें, डोनेशंस कह लें, ये रिवॉर्ड कह लें, ये रिश्वत कह लें, जो मर्जी नाम दे दें, तो आप ये बिलियंस में चला जाता है काम। ये वो प्रेशर है कि जो हर पार्टी चाहती है कि हमें माले गनीमत दे दिया जाए। तो इस माले गनीमत को पार्लियामेंट के स्वाबदीद पे खत्म करके, अगर इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व हुई है तो वो उसको सस्पेंड रखे कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे। और पहले देखे ना, ये वही जुडिशरी है जिसने उनका निशान छीना, ये वही जुडिशरी है जिन्होंने उनके पेपर्स को रिजेक्ट किया, ये वही जुडिशरी है जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके उनको प्रॉपर तरीके से उनकी कैंपेनिंग नहीं हुई। ये सब कुछ नहीं हुआ। जब सब कुछ टर्मिनेटेड था, सस्पेंडेड था, हिडन था, फिर अचानक उनको सीटें कैसे एलोकेशन कर दी गई, ये बात मेरे अपने भेजे में नहीं आती, यानी मेरी एनालिसिस में नहीं आती कि ये हो कैसे गया। तो देयर इज समथिंग फिशी। बात यह है कि बिन मांगे चीजें मिलती आ रही हैं, रीत रिवाज है पाकिस्तान का। मैंने इसीलिए उस रात का भी जिक्र किया कि वो भी बिन मांगे चीजें वापस मिली हैं। और उसके देखें, ये मेरी बात को यहाँ पे बिन मांगे, आप तो अभी माजी करीब की बात कर रहे हैं, मैं माजी बैद की बात कर लेता हूँ जी। तो नवाज शरीफ साहब की असेंबली भी बहाल हो गई थी और उस महीने 1.5 महीने बाद वो रुखसत हो गए थे, वो काकड़ फार्मूले के तहत। तो ये इमरान खान ने भी वही किया। ये मैजिकल चेयर है ना, ये मैजिकल
वेल्दी चेयर जिसको हम कहते हैं, ये वेल्थ बिल्डर चेयर है, यानी ये आपकी अमाउंट को अकोमुलेट करके इनहेंस करती है, ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है, जो पावर्स उसके पास सदर से लेके प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आ चुकी हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी जब तक वो सीट पे बैठा है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ठीक है ना, एग्जीक्यूशन में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव जब उतरता है तो पता चलता है ये चोर और डाकू है, चाहे वो नून लीग वाले थे, चाहे वो पीटीआई वाले थे, चाहे वो जो है ना वो पीपल्स पार्टी वाले थे। तो ये उतरने के बाद क्यों चोर डाकू के नारे लगते हैं, तो पहले जब वो मौजूद होते हैं उस वक्त क्यों नहीं लगते? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इन हालात में हमें सबक सीखना चाहिए बांग्लादेश से भी, कि हमारी पॉपुलेशन 7 करोड़ की यूथ है, वो यूथ इस पूरे सिस्टम से सेटअप हो चुकी है। वो चार्टर ऑफ पाकिस्तान चाहती है, वो पाकिस्तान को रोशन देखना चाहती है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट जो है ना वो मध्यम होता जा रहा है, यानी लोग पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं करते हमारी आवाम। अगर आज यहाँ पे आप सर्वे करवा लें या रेफरेंडम करवा दें कि क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए या नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी जनरेशन जो है वो किस तरफ जाएगी? सर सर्वे तो ये कहेगा कि गवर्नमेंट होनी नहीं चाहिए, तो मैं जितने हम तंग आ चुके हैं। उसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे एग्री कर रहे हैं इस चीज पे? सर मैं एग्री नहीं कर रहा, मैं अवामी राय सामने रख रहा हूं कि अवाम इतने तंग आ चुके हैं, वो कहते हैं कोई हुक्मरान हमारे सर पे ना बिठाए, हम खुद मुल्क चला सकते हैं। हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वी आर ऑल फेड अप विद द पॉलिटिकल इरा, पॉलिटिकल रिजीम्स, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन। अच्छा बटी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बटी साहब ऐसा क्यों नहीं होता? अवामी मफाद के लिए, अवाम के फलाह के लिए कोई ऐसी कानून साजी इतनी तेजी से, इतनी उजलत में नहीं नजर आती, लेकिन जाती मफादात के लिए भाग दौड़, एक सेकंड में हेलीकॉप्टर भी उड़ जाते हैं, जहाज भी उड़ जाते हैं, कभी कहीं से जोड़ तोड़ और कभी कुछ, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता इतनी जल्दी से। तब जो है वो मजबूरियां सामने आ जाती हैं, बाउंड्रीज सामने आ जाती हैं, माजी के मुआहदे सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, आप उसी तरफ जा रहे हैं, आईपीपीएस की तरफ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की तरफ जा रहे हैं। मुझसे कल किसी टेलीविजन पे पूछा गया, ओवरसीज टेलीविजन पे, कि बड़ी साहब आपके पास सोल्यूशन क्या है? आप चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। मैंने कहा चार्टर ऑफ पाकिस्तान का मतलब है चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ दैट वन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ द चार्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को जाने के लिए जो 40 लोग जिनके पावर प्लांट्स हैं, ये एक मिसाल दे रहा हूँ आपके अवाम के लिए, आपके नाजरीन और समईन के लिए, कि मैंने घर किराए पे दे दिया और जो किराएदार था वो मुझसे किराए पे घर लेके वो अमेरिका चला गया। अब मेरी उसके साथ डीड है कि उसने मुझे किराया देना, क्योंकि वो पोजेशन उसके पास है, और मैं चुपके से उस किराएदार से किराया भी ले रहा हूँ और मैंने थर्ड पार्टी किराएदार भी बिठा दिया, उधर से भी कमा रहा हूँ। भाई आईपीपी के जो मालकान हैं वो पैसे बगैर प्रोडक्शन के पैसे ले रहे हैं, चाहे जंगीर तरीन हो, चाहे सलमान शहबाज हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, चाहे वो चौधरी साहिबान हो, चाहे वो काफ लीग के सबसे ज्यादा काफ लीग और पीटीआई के लोग, दाऊद ग्रुप के ये लोग शामिल हैं। फौजी फाउंडेशन भी है। सुन ले, आप उस जेब में पैसे डाल रहे और प्रोडक्शन नहीं दे रहे, भैया आप वो किराया माफ कर दें। जो कोविड में फार्मूला आया था कि आप पावर प्लांट को हेल्ड कर दें और पैसे कैपेसिटी पेमेंट लेनी छोड़ दें, तो पाकिस्तान अगर वो छोड़ देते हैं 40 घराने और मियां मंशा ये सारा कुछ छोड़ देते, जी हम पावर प्लांट को बंद करने हैं,